सवाल ये कि मैम 2019 का चुनाव जो था महाराष्ट्र विधानसभा में, आपके जो लोग थे, आपके साथ थे, आपके दोस्त थे, 2024 में जो आपके साथ 2019 में तो वो अलग हो गए, वो आपके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। अब आप चुनाव उनके सामने खड़े होकर लड़ रहे हो, कितना डिफरेंसेस देखते हैं आप? ये 2019 में भी हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई बदलाव नहीं है उसमें, सिर्फ कैंडिडेट्स बदल गए। मैम कैंडिडेट बदले हैं, लेकिन अजीत दादा पवार हैं जो आपके 2019 में आपके साथ थे, सालों से आप लोग के साथ थे, लेकिन वो अगेंस्ट खड़े हैं इस साल 2024 में, वो भी बीजेपी के साथ मिलकर। इसको आप किस तरह देखते हो? मैं नहीं देखती है, लोकसभा में भी खड़े थे, एक बार हो चुका है वो। लोकसभा में भी वो बीजेपी के साथ है अजीत पवार। मैम सीट शेयरिंग को लेकर हम बात करते हैं कि लोकसभा में आप लोग 10 सीट पे लड़े थे, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी थी, 8 सीट पर आपको जीत गया है। इस बार सिर्फ 87 पे क्यों? आप लोग ज्यादा सीट भी मांग सकते थे। नहीं, बस हम खुश है जहाँ है। तो कितनी कॉन्फिडेंट 87 में से आपको कितना लगता है कितनी सीट हम निकालेंगे? देखो, जब हम एग्जाम के लिए बैठते हैं तो पास होने के लिए बैठते हैं। हम लोग 86 लड़ रहे हैं, तो हम लोग 86 ही जीतना चाहेंगे और पूरी ताकत से करेंगे। अभी महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि हम कितना लड़ेंगे और कितना जीतेंगे। एक बार फिर से ये बारामती पूरे महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान की नजर सब बारामती पे है। योगेंद्र पवार जी आपकी तरफ से लड़ रहे हैं, अजीत पवार खुद लड़ रहे हैं वहां पे चुनाव में। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, किसी और कैंडिडेट उतारूंगा। ये जो लड़ाई है चाचा भतीजे की है, आई एम टॉकिंग अबाउट अजीत दादा पवार एंड योगेंद्र जी, तो उस तरह की फाइट आप कैसे देखते हो बारामती के अंदर? ये रिश्तों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। जो लोकसभा में भी हुआ, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ी, मैं हमारी आइडियोलॉजी, बीजेपी की जो विचारधारा है और जो निर्णय उन्होंने लिए उसके खिलाफ मैं लड़ी थी, और अभी भी वही है। तो मेरे लिए लोकसभा हो या विधानसभा हो, मेरे लिए तो एक ही है। मैम लोकसभा में आप लोगों ने बोला कि परिवार को तोड़ा गया है, अजीत दादा पवार ने अपनी वाइफ सुनीता जी को आपके अगेंस्ट में खड़ा किया, लेकिन इस बार अजीत दादा पवार बोल रहे कि अगर उस समय उन्होंने परिवार तोड़ा तो इस बार वो आप लोग परिवार को तोड़ रहे हैं। योगेंद्र को आपने खड़ा किया अजीत पवार के सामने। ये पारिवारिक लड़ाई नहीं है, ये पार्टी भी तोड़ी थी और हमारा सिंबल भी लेके गए थे। पार्टी आज भी शरद पवार की है और सिंबल भी शरद पवार जी का ही है, क्योंकि आज भी पार्टी और सिंबल अजीत पवार उनके लोगों के साथ नहीं है। कल ही कोर्ट ने उनको फिर से याद दिलाया कि ये टेम्पररी बेसिस पे, जब वो सिंबल और पार्टी का नाम लिखते हैं ना, उसके नीचे लिखना पड़ता है कि दिस इज इन केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। आज भी लड़ाई जारी है। तो ये घर सिर्फ तोड़ने की बात नहीं है, ये संविधान के खिलाफ किया है उन्होंने जो किया है। पार्टी तोड़ी, घर तोड़ा, महाराष्ट्र की सरकार गिराई। आपके भाई भी उस सरकार में? बिल्कुल है, और इस सरकार का जवाब देवेंद्र जी ने, इस सारों की जवाब देने चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी को जवाब देना पड़ेगा इस इलेक्शन में, क्योंकि भ्रष्टाचार के बारे में वो 2019 में जिन जिन पे उन्होंने आरोप किए सारे उनके कैबिनेट में आज। तो भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हुआ होगा तो उनको पता है क्या करना है, और नहीं हुआ होगा तो एनसीपी को वो नेचुरली करप्ट पार्टी कहते थे। देवेंद्र जी और बीजेपी ने माफी मांगनी चाहिए एनसीपी की कि हाँ हमने राजनीति की और आप पे गंदे आरोप किए। इस सब का जवाब बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जी को देना पड़ेगा। किस हिसाब से उन्होंने, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, तब नहीं थे, उसके पहले की बात है, ऑपोजिशन में अजीत पवार थे, तब इसी देवेंद्र फडणवीस जी ने आरोप किए थे अजीत पवार पे इरिगेशन स्कैम के, जिसके बारे में अजीत पवार खुद बोले हैं सांगली में पिछले हफ्ते। तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे घर बुलाया और फाइल दिखाई इंक्वायरी की। किस हिसाब से, जिन पे देवेंद्र फडणवीस ने आरोप दिए, एक तो मंत्रालय की फाइल घर कैसे आई तो आई, आपने जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को उसको घर पे बुलाया और उसको घर पे फाइल दिखाई। अजीत पवार जी को जो पुराना रिलेशन था शरद पवार जी के साथ, सिर्फ यही वजह थी वो पार्टी छोड़कर, घर छोड़कर चले गए? मुझे तो मुझे पता नहीं वो क्यों गए, इसका जवाब भी उनको ही देना पड़ेगा ना। मैं कैसे कहती, गए वो है, हम लोग तो नहीं गए। पार्टी एमएलए सारे वो लेके गए। ये जो एलिगेशन से एक बार फिर से विधानसभा में बातें हो रही है कि मैंने पार्टी से भी छोड़ी कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिला देते थे,
आप उनकी बेटी हैं, ब्लड रिलेशन के लिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करता था, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? डेटा स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मुझे पार्टी में क्या मिला और अजीत पवार को क्या मिला, आप खुद चार्ट बनाइए। आप बहुत शौक होता है टीवी वालों को, चार्ट बनाइए दोनों को करियर का, देख लीजिए किसको किसको ज्यादा मिला है। मैं पार्टी को क्या मांगती थी, एक लोकसभा का टिकट, एक। में अभी थोड़ी सी बाइल डाउन दिखे अजीत पवार। बीजेपी के नेता सदाभाऊ खोत ने कुछ पर्सनल कमेंट शरद जी पे कहा मेडिकल इश्यूज को लेकर। उस पर अजीत पवार कहते हैं कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर शरद पवार जी के खिलाफ ऐसे कोई कमेंट्स करेगा। तो क्या अजीत पवार को ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो आपके तरफ भी थोड़े से माइल्ड हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं पवार साहब को? मुझे नहीं लगता कोई माइल्ड वाइल्ड हो रहे, वोटर्स को नहीं। शरद पवार जी के बारे में अगर आप बोलोगे तो लोगों को दुख तो लगता है ना। जिस आदमी ने मेहनत से, वो परिवारवाद नहीं है अजीत पवार और मेरे तरह, मैं और अजीत पवार, युगेंद्र पवार, रोहित पवार, हम परिवारवाद है। शरद पवार ने खुद से सब बनवाया जो भी है। मैम, जिस स्टेट में मतलब लाखों करोड़ का डेप्थ है, कर्जा है, उसमें आप लोग भी फ्रीबीज देने का मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, महायुति भी फ्रीबीज देने की बात कर रहे हैं, तो ये लगता है ना कि फ्रीबीज बहुत ज्यादा हो जाएगी इस जिस अगर 17 लाख करोड़ नहीं, जब अच्छा कोई फाइनेंस मिनिस्टर आए और वो अगर पूरा वो ठीक कर सके तो हो जाएगा ठीक, मुझे नहीं कोई दिक्कत लगती। महाराष्ट्र चुनाव में कुछ पोस्टर्स लग रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, तो ये इस जो पोस्टर्स होते हैं उसको लेकर आप किस तरह देखते हो? मुझे भाषा ही समझ में नहीं आती, ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति में है ही नहीं ये भाषा। मैं नहीं जानती किसने कहा है और क्या कहा है, लेकिन हमारे संस्कार, ये महाराष्ट्र और भारत की संस्कृति में, भारतीय भी जो संस्कार है, इसमें ऐसी भाषा हम लोग कभी उसका प्रयोग नहीं करते। शरद पवार जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि वो ना ही अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ना ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जो राज्यसभा का टेन्योर है वो पूरा करेंगे। तो ये सब लोग ने ऐसे इंडिकेशन लगा कि शरद पवार जी इंडिकेट दे रहे कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे। Who will lead the NCP? एनसीपी तो वो देखेंगे ना, ओनली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट करेंगे, पार्टी के तो अध्यक्ष वही रहेंगे, इट्स ऑब्वियस। और मैम ये भी बार बार आ रहा है कि इस बार अगर महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में आती है तो महाराष्ट्र को पहली फीमेल सीएम मिलेगी, तो कहने का इंडिकेशन आपके ऊपर भी है कि आप सीएम बनने वाली हैं अगर महाविकास अघाड़ी सरकार आती है तो? एक तो महाविकास आघाड़ी की सरकार जरूर आएगी, महाराष्ट्र की जनता एक आशीर्वाद हमें दे और हम उनकी सेवा में 5 साल मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। अभी सीएम कौन बनेगा तो वक्त ही बताएगा। थैंक यू सो मच मैम।